कवर स्टोरी नशर कर रहा था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल एक शानदार प्रोटोकॉल के साथ वाइट हाउस जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने के लिए। वाइट हाउस में एक प्रेस मीटिंग में बता रहा था कि ग्रेट लीडर अभी आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने वाला हूं। वो बमशेल क्या था? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तानी लीडर से मिलने से पहले साइन करके जा रहा था, वो था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर, उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% टैरिफ का लगना। और इंडिया इससे 20-22 बिलियन डॉलर जो है वो एनुअल एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसमें 12-13 बिलियन तो नॉर्मल फार्मास्यूटिकल थी, और अब उस पर 100% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। दूसरे लफ्जों में बाद में तो दिल जनू ने यहाँ तक कहा कि ये प्रॉब्ली ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल को तोहफा देने के लिए मुलाकात से पहले ये साइन करके गया, ताकि उसको बताया कि मैं आपसे मिलने से पहले आपको तोहफा लाया हूँ। हालांकि पाकिस्तान इन चीज़ों में नहीं पड़ता। 25 सितंबर की रात को जब दुनिया का मीडिया कवर स्टोरी नशर कर रहा था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल एक शानदार प्रोटोकॉल के साथ वाइट हाउस जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने के लिए, उसी टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप वाइट हाउस में एक प्रेस मीटिंग में बता रहा था कि ग्रेट लीडर अभी आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने वाला हूं। और उनमें एक ग्रेट लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और दूसरा फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, वेरी स्मार्ट एंड ग्रेट बॉय। और वो शायद ओवल हाउस पहुंच भी गए होंगे, मैं लेट हो गया हूं इस प्रेस ब्रीफिंग में। अब इस पॉइंट को इंडियन मीडिया ने उठाया कि देखा वो उन्हें इंतज़ार करवा रहा है, और बड़ा रेडिक्यूल करने की कोशिश की। हालांकि उससे पहले सबसे बड़ी तकलीफ में थे वो कि कैसे वो मिलने जा रहे हैं, और फील्ड मार्शल पिछले 3 महीनों में तीसरी दफ़ा इनवाइट हुआ है अमेरिका में, और दूसरी दफ़ा वाइट हाउस जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रहा है। ये तो शायद ही किसी लीडर को कभी ऐसा जो है इस्तकबाल मिलता हो। तो उन्होंने फ़ौरन एक स्टोरी चलाई कि पाकिस्तानी लीडरशिप को वेट कराया जा रहा है, इंतज़ार करवाया जा रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा है, इससे देर हो रही है। बाद में पता चला कि वो जो देर की बात कर रहे थे वो एक्चुअली इंडिया के लिए बम था। वो बम शेल क्या था? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तानी लीडर से मिलने से पहले साइन करके जा रहा था, वो था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर, उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% टैरिफ का लगना। ये एक वैध इंडस्ट्री बच गई थी जो बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री थी इंडिया के लिए, और इंडिया इससे कोई 20-22 बिलियन डॉलर जो है वो एनुअल एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसमें कोई 12-13 बिलियन तो नॉर्मल फार्मास्यूटिकल थी, और कोई 13 बिलियन के करीब उसकी ऑर्गेनिक थी, मेडिसिन थी, और ये बची हुई थी अभी तक। इस पर वो 50% टैरिफ नहीं लगा था, और अब उस पर 100% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। दूसरे लफ्जों में बाद में तो दिल जनू ने यहाँ तक कहा कि ये प्रॉब्ली ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल को तोहफा देने के लिए मुलाकात से पहले ये साइन करके गया, ताकि उसको बताया कि मैं आपसे मिलने से पहले आपका तोहफा लाया हूँ। हालांकि पाकिस्तान इन चीज़ों में नहीं पड़ता। ये इंडिया के अपने करतूत है जिसकी सजा उसको मिल रही है। और ये हैरानगी की बात है कि ये पिछले 2 महीनों के अंदर 1 जुलाई से अगर काउंट करना शुरू कर दें हम, तो 25% टैरिफ इंडिया पे लगा, फिर 50% 7 अगस्त को लगा, फिर उसके बाद H1B वीज़ा, उसके ऊपर 1 लाख डॉलर फीस रख दी। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि H1B वीज़ा जो इमिग्रेंट्स हैं जो रिन्यूअल वीज़े की करवाएंगे, तो वो थर्ड कंट्री में जाकर नहीं होगा, बल्कि उनको अपनी होम कंट्री में जाना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन होता है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसकी मेन अंडरलाइन क्लॉज होती है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा और दोनों मिलकर रिस्पांस देंगे। ये वो बम शेल थे जिसकी सीक्वेंस एक के बाद एक जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मिसकैलकुलेशन हुई है, मिसजजमेंट हुई है। हालांकि अगर थोड़ा सा भी वो रैशनलाइज एनालिसिस करते तो वो देखते कि ट्रंप अपनी सेकंड टर्म के इलेक्शन कैंपेन में नारे कौन से मार के आ रहा है, वादे मैनिफेस्टो क्या दे के आ रहा है।
उसका पूरे इलेक्शन कैंपेन में उसका मैनिफेस्टो जो मेन था डोमिनेटिंग, अमेरिका फर्स्ट और आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, इस पे जोर लगा रहा था। और जब वो आया तो उस पे साथ ही उसने कहा कि मागा के रास्ते में तीन चार चीजें हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। एक, इमिग्रेंट्स हैं जो बेतहाशा आए हुए हैं, हमें उसको कंट्रोल करना है। दूसरा उसने कहा कि हमारा ट्रेड बैरियर, ट्रेड जो वो है डेफिसिट, वो बहुत ज्यादा है। दुनिया के ममालिक हमसे कमा रहे हैं और हमें ट्रेड का मौका नहीं दे रहे। तीसरा उसने कहा कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है और उस अनएम्प्लॉयमेंट को हमने कंट्रोल करना है। और चौथा उसने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट लानी है, जबकि हम यहां से बाहर इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट आएगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जनरेशन, जॉब जनरेशन होगी, टैक्स होगी, सब कुछ होगा। ये वो नारे लगाता आ रहा था। और वो क्यों लगा रहा था? क्योंकि उसने देखा कि रशिया सोवियत यूनियन जो सो कार्ड था अर्सवाइल, वो क्यों टूटा था? इसलिए कि उसकी जियोपॉलिटिकल आउटरीच जो थी, उसके मिलिट्री जो प्रोजेक्ट, जो उसके वेंचर थे, उसको उसकी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाई थी। अल्टीमेटली सोवियत यूनियन टूट गया। और यही ट्रंप ने देखा कि उसकी 40 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, वो इस वक्त 35 ट्रिलियन डेट के साथ जा रही है। मुश्किल है इसके जियोपॉलिटिकल आउटरीच को संभालना। इसलिए उसने जियोपॉलिटिकल एजेंडे को साइड पे रखा, डिले पे रखा और अपना इकोनॉमिक एजेंडे को नंबर 1 प्रायोरिटी मान दी। और इसी नारे से वो आया और आते ही उसने यही काम शुरू कर दिया। अब अगर इंडिया वाले, इसके फॉरेन ऑफिस वाले या इसके गवर्नमेंट वाले विजनरी होते तो वो समझते कि अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया है, तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए वो अपने लोगों के मफादात की कुर्बानी नहीं देगा इंडिया के लिए। क्यों? इंडिया को तो खुश तब रखता जो उसको जियोपॉलिटिकल एजेंडा सर्व कर रहा होता। जियोपॉलिटिकल एजेंडा तो वो अपना आगे ला ही नहीं रहा था। अब दुनिया में 3-4 जगह थी जहां से जियोपॉलिटिकल उसके एजेंडे या उसके दोस्त बैठे हुए थे। इंडिया को समझ जाना चाहिए था, जब 31 जुलाई को जापान उस पे टैरिफ लगाया, साउथ कोरिया पे टैरिफ लगाया, जब यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगाया अमेरिका ने, तो फिर इंडिया किस बात की मूली था? यूरोपियन यूनियन, नेटो को उसने इग्नोर किया, नेटो के अंदर उसने अपनी कंट्रीब्यूशन रोक दी, यूरोप को कहा खुद इसको सस्टेन करना शुरू कर दो। यहां से इंडिकेशन था कि इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। वजह क्या थी? वजह यह थी कि ट्रंप या अमेरिकन पॉलिसी मेकर ने रियलाइज कर लिया था कि हमारा कंपटीशन चाइना के साथ है, रशिया के साथ नहीं है। रशिया को नेटो संभाल लेगी। 3 साल से रशिया अपने आप को यूक्रेन से नहीं निकाल सका, तो वो अमेरिका को क्या चैलेंज करेगा? तो वह ताकत है जो इमर्जिंग पावर है, वो चाइना है। और चाइना का कोई हिस्ट्री नहीं है कि उसने कभी भी हमसायों पे हमला किया हो या एक्सपेंशन की हो उसने। वो हमेशा कोएग्जिस्टेंस पे रहता है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को भी इकोनॉमिक के तरीके से हल करने की कोशिश करता है। इसलिए अमेरिका ने रियलाइज किया, अमेरिकन पॉलिसी मेकर ने, कि हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना होगा। इसलिए उन्होंने जो कहते हैं ना टर्न अराउंड पॉलिसीज, वो लेना शुरू कर दी। और उसमें उस टर्न अराउंड पॉलिसी में उसने बहुत सी जगहों पर इवन अपने जो अड्डे थे, 700 प्लस के करीब ओवरसीज बेसिस है उसके, उनको भी उसने ऑलमोस्ट डॉर्मेंट पे रख दिया, डॉर्मेंट फेज पे रख दिया और उसमें खर्चे कम कर दिए। और बाज़ जगहों पर उसने उसको आउटसोर्स करने शुरू किया, या दूसरे लफ्जों में अपने आप को वहां से एक्सट्रिकेट करना शुरू कर दिया। मिडल ईस्ट आपके सामने है। मिडल ईस्ट में जो अमेरिका, जो पाकिस्तान का और सऊदीया का है जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, वो तो एवॉल्विंग है। आप देखेंगे थोड़े अरसे बाद फिर मिडल ईस्ट की और नेशन भी आ जाएंगी। तो फिर अमेरिका का रोल क्या रहा वहां पर? अमेरिका के अड्डों की वहां जरूरत क्या रही? मिडल ईस्टर्न वहां अमेरिका को क्यों सिक्योरिटी रेंट देंगे? इसका रिजल्ट ये होगा कि डेफिनेटली यहां से वो जाएगा। और इसी तरीके से वो दिन दूर नहीं जब आप सुनेंगे कि उसने क्वाड को भी ऑलमोस्ट जो है वो इरेलीवेंट तो पहले कर चुका है, क्वाड को भी खत्म कर दे। फिर जो रही सी उम्मीद थी इंडिया की, वो वहां से खत्म हो जाएगी। अब देखें, इंडिया, अमेरिका
चाइना के ऊपर भी पाबंदियां लगा सकता था, लेकिन चाइना और इंडिया में फर्क है। इंडिया को तकलीफ यही है कि रशिया से तेल वो खरीद रहा है, उस पर क्यों पाबंदी नहीं लगी। भाई चाइना सेल्फ सस्टेन्ड नेशन है। चाइना पे पाबंदी लगाने का मतलब ये हुआ कि अपनी इकॉनमी को बिठाना, क्योंकि अमेरिका की जितनी प्रोडक्शन लाइन है उसकी सारी सप्लाई चेन जो है वो तो चाइना से आ रही है, और चाइना पे पाबंदी लगाने का मतलब ये हुआ अपनी सप्लाई लाइन को काटना, और यही सप्लाई लाइन इवन इंडिया की इकॉनमी को चला रही है। और इसी दौरान इन चंद महीनों में वो इतने विजनरी थे चाइनीज, जब उन्हें ट्रंप को शुरू में देखा मागा के अप्रोच को, तो उन्होंने उसी वक्त ही अपने अल्टरनेट मार्केट ढूंढनी शुरू कर दी। उन्होंने ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन की मार्केट जो अमेरिका उसको दे रहा था, वो मार्केट उन्होंने दाएं बाएं सुन ली है, ढूंढ भी ली है। अब उसके लिए एडिशनल रहेगी अमेरिका की मार्केट। अब मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, ये वो रीजन रह गए थे अमेरिका के लिए जहां अमेरिका मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करना चाहता। अमेरिका के एक ही इंटरेस्ट है इस रीजन में कि यहां पर स्टेबिलिटी हो, और स्टेबिलिटी को खतरा क्या है, खतरा है इसलिए सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो अलायंस है वो उस खतरे को, उस अग्रेशन को कंटेन करने के लिए काफ़ी है। और दूसरा खतरा क्या है, दूसरा है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट फोर्सेस, दहशतगर्द जो सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी को डैमेज कर सकते हैं। उसके लिए उसने पाकिस्तान को रोल दिया इंटरनेशनल लेवल पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी दिया, वाइस चेयरमैन बनाकर। पाकिस्तान के अंदर इधर सेंट्रल एशिया की सारी डिफेंस फोर्सेस को पाकिस्तान में ले आया कि आप मिलके आप यहाँ का सिक्योरिटी टेररिस्ट फोर्सेस के खिलाफ स्टेबिलिटी के लिए मैयर दें। और एससीओ ने भी पाकिस्तान को ही चेयरमैन बना दिया है पिछले 10 दिन पहले इस खित्ते में एंटी टेररिस्ट फोर्स का। दूसरे लफ्जों में यहाँ पर चाइना के, रशिया के और अमेरिका के कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हुई कि यहाँ पर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर पाकिस्तान था, ना कि इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को साबित कर चुका था कि मैं इस रोल का अहल हूं माई की कन्फ्लिक्ट में। फिर उसके बाद जो उसके प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप थी मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ साथ चाइना के साथ, तो वो कॉमन एक एक्सेप्टेबल प्लेयर के तौर पर उभरा है, जबकि इंडिया बहुत पीछे चला गया है। अब रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया के पास आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हर तरफ से कर्टेल हो रहा है। अमेरिका ने इवन चाइना और पाकिस्तान की इस एंटी टेररिस्ट फोर्स को या एंटी टेररिज्म कैंपेन को कामयाब करने के लिए जो इंडिया चाबहार में बैठकर प्रॉक्सी को कंट्रोल कर रहा था, उससे वो चाबहार ही छीन लिया है। तो छीना तो अमेरिका ने है वेवर कैसल करके, लेकिन इनडायरेक्टली उसने ये सपोर्ट पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म फाइट की है। चाइना के सी पैक को चलने के लिए उसको फैसिलिटेट किया है, ताकि वो चाहता ये है अब कि अब हम कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आगे चले, ना कि कन्फ्लिक्ट के एनवायरनमेंट में, इस खित्ते में एटलीस्ट।